जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2000 बोर्ड के परीक्षा में सीधा देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है प्यारे बच्चों कि आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए और आप अपनी एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएँ। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि प्यारे बच्चों आप लोग जरूर इस क्लास को पूरा देखिए। क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, जिनसे उनका भी तैयारी हो पाए अच्छी तरीके से। और डेली क्लास का डेली PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जो भी पुराने और नए बच्चे हैं, तो डेली क्लास कीजिए और डेली PDF आप लोगों को मिल जाएगा रिविजन के लिए। तो आप लोगों को क्लास में लास्ट में हम एक नंबर दे देंगे क्लास के बाद, जिस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा तो आपको हम PDF के लिए नंबर दे देंगे। बाबू लोग, अगर आप लोग नए बच्चे जुड़े हैं और डेली रात में 8 बजे आप लोग का लाइव क्लास चलता है, अगर चाहते हो कि सभी क्लास का नोटिफिकेशन हमारे पास सबसे पहले पहुंच पाए, सभी बच्चे से पहले पहुंच पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पर दबा कर रखिए, जिससे जब भी क्लास होगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आप उस क्लास में जुड़ कर अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो सभी प्यारे बच्चे जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा के रखिए, जिससे जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए, तो सभी प्यारे से अनुरोध है जरूर इस क्लास को पूरा ही देखिएगा। और सभी प्यारे एक बार क्या कीजिए, तो क्लास को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी प्यारे एक बार क्लास को लाइक कीजिए, तो उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए प्यारे बाबू लोग, ठीक है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि 5वीं रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखें। देखिए बाबू लोग, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर इसे आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा, इसलिए ना बोलते हैं क्लास को पूरा देखिए। 5वीं रिपोर्ट पर क्या करना है, तो हमें टिप्पणी लिखना है। चलिए कैसे लिखिएगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन बना दिए हैं आप लोग के लिए, जो कि आप लोग को याद हो जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो 5वीं रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्या है क्रियाकलापों के संबंध में तैयार की गई थी। 5वीं रिपोर्ट का क्या है, तो 5वीं रिपोर्ट जो है ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रकाशन तथा किया गया कल्पाओं के संबंध में तैयार की गई थी, ठीक है। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में उल्लिखित है। 5वीं रिपोर्ट कितने पृष्ठों में उल्लिखित है, तो 1002 में उल्लिखित है। इस रिपोर्ट में जमींदारों और रियायतों की क्या है अर्जियां, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व, न्यायिक, सांख्यिकी क्या है तालिका आदि क्या है, तो ये सब पर टिप्पणी शामिल की गई है। 5वीं रिपोर्ट जो है ना, ये कब लिखे गए, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के संबंध में तैयार की गई थी। किया तो 5वीं रिपोर्ट याद रखिएगा। और यह कितने पृष्ठों में उल्लिखित है, तो 1002 में उल्लिखित है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे बाबू लोग, समझ में आए तो आप लोग कमेंट में एक अच्छा कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं कि आप लोग क्या कमेंट करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं या क्या करते हैं, इसलिए हम पढ़ते भी आप लोग का कमेंट क्या रहा है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चौल इमारतों को समझाए। देखिए बाबू, ये भी क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर याद कीजिएगा। चौल इमारतों को क्या करना है, तो समझाना है, जरूर समझिए। तो औपनिवेशिक काल में मुंबई में अधिक से अधिक मजदूरों को रहने के लिए कम जगह में चौल इमारतें बनाई जाती थी। देखिएगा यहाँ पे चौल इमारतों को हमें क्या करना है, समझाना है यानी बताना है, ठीक है। तो औपनिवेशिक काल में क्या है, मुंबई में अधिक से अधिक मजदूरों को यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रहने के लिए क्या है कम जगह में यानी थोड़े से जगह में क्या है इमारतें बनाई जाती थी। बड़का घर बनाया जाता था, जैसे 3 मंजिल 4 मंजिल इस तरह की मान लीजिए इमारतें बनाई जाती थी, जिससे उसमें कम जगह पर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रह सके, ठीक है, बनाई जाती थी। चौल इमारतें सामान्यतः 4 मंजिल इमारतें होती है। बोले ना कि 3-4 मंजिल के बनता है चौल इमारतें, तो बोले ना कि चौल इमारतें सामान्यतः 4 मंजिल इमारतें होती थी। जैसे 4 मंजिल 5 मंजिल देखते हुए मकान, उसी को चौल इमारतें बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कमरे के घर होते थे। इसमें क्या है, तो एक कमरे के एक घर होते थे, यानी एगो रूम एगो घर होगा, ठीक है, होते थे। शौचालय के रूप में हर मंजिल पर
कॉमन शौचालय होता था। यहाँ पे शौचालय क्या, तो शौचालय के रूप में हर मंजिल पर कॉमन शौचालय होता था, यानी हर एक मंजिल पर क्या है तो शौचालय का व्यवस्था किया गया था। ये इमारतें मुंबई की पहचान थी। ये चौल इमारत क्या थी, तो मुंबई की पहचान थी। आजकल इन इमारतों की जगह क्या है, बहुमंजिला इमारतें बनने लगी है। आजकल की इन इमारतों की जगह क्या है, तो बहुमंजिला इमारतें बनने लगे हैं, यानी अब बहुत सारे मंजिल जो है बनने लगे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े घर बनने लगे हैं। ये सब है क्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन था, आप लोग को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं प्यारे। अगर समझ में आए तो अच्छा एक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट हम पढ़कर बहुत खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि आप लोग किस प्रकार पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। रेतवारी भू राजस्व व्यवस्था की विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना है, ठीक ना। सभी क्वेश्चन को रट जाना है। रेतवारी भू राजस्व व्यवस्था की क्या है विशेषताओं पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। देखिएगा यहाँ पे यह व्यवस्था 1972 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। देखिए रेतवारी भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1972 में कहाँ पे, तो मद्रास के प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में क्या सर्वप्रथम लागू की गई थी, ठीक है। रेतवारी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद कैप्टन मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया, ठीक है। कब लागू कर दिए, तो 1820 में संपूर्ण कहाँ पे, मद्रास में लागू कर दिए। कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो द्वारा प्रत्येक पंजीकृत किसानों को भूमि का स्वामी माना गया है। क्या है, तो कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो द्वारा क्या है, तो प्रत्येक पंजीकृत यानी किसान को क्या है, तो भूमि का स्वामी माना गया है। यानी किसानों की क्या है, तो भूमि का स्वामी मान लिया गया है। किसके द्वारा, कैप्टन रीड के द्वारा, ठीक है। कैप्टन रीड तथा टॉमस मुनरो के द्वारा जो है किसानों को क्या है, तो स्वामी मान लिया गया है। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं बाबू लोग, या PDF मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग सिर्फ क्लास कर लीजिए, उसके बाद PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रॉलेट एक्ट पर क्या करना है, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। समझिएगा, तो बढ़ती हुई क्रांति घटनाओं को दबाने के लिए न्यायाधीश क्या है, सिडनी रॉलेट के सुझाव पर 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम क्या है बनाया गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1919 में। ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए, यानी जो भी क्रांतिकारी घट रही है बढ़ रही है उसको दबाने के लिए क्या है, न्यायाधीश क्या है, सिडनी रॉलेट के सुझाव पर 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य और वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट के तहत क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भी साक्ष्य और वारंट के बिना, रुकावट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। इस अधिनियम के विरुद्ध क्या है, तो इसके अधिनियम के विरुद्ध हम कोई भी अपील नहीं कर सकते। यानी कहीं पे भी कुछ करिएगा मतलब ये लागू है तो लागू ही रहेगा, हटेगा नहीं, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग को रट कर रखना है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा प्यारे, तो एक बार यस बोल दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और ये आप लोग का पार्ट 1 चला रहा है, पार्ट 2 भी जल्द ही लाएंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर पार्ट 2 भी लाइए, ठीक है, तो जल्दी हम ला देंगे। चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे, चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे, अथवा चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कैसे भी पूछ सकता है, पूछेगा चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे, ये भी पूछेगा, या पूछ देगा चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी टिप्पणी लिखे थे, ठीक है। तो ये दोनों का क्वेश्चन एक ही बना दिए हैं, और दोनों अगर दोनों क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए तो बिहार में 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था प्रचलित थी। क्या है, तो बिहार में जो है ना 3 कठिया प्रणाली व्यवस्था क्या थी, तो प्रचलित थी, यानी ज़्यादा चल रही थी, ठीक है। इस व्यवस्था में किसानों को अपने
20 कट्ठा भूमि पर 20 कट्ठा भूमि है तो उनको 3 कट्ठा भूमि पर क्या नील की खेती करनी होती थी। देखिए पहले के अंग्रेज लोग जो है हमारे भारत में राज करते थे और हमारे भारतीय किसानों भाई पर या हम लोगों पर ही बहुत अत्याचार करते थे, ठीक है। और वो किसानों को क्या कहते थे, तो वह कहते थे कि अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो इसमें से 3 कट्ठा क्या है, 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी होगी, नहीं तो आपके ऊपर अत्याचार इसी प्रकार होते रहेगा और आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ठीक है। ये सब अत्याचार आपके ऊपर होते रहेगा, इसलिए किसानों पर क्या है बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे अंग्रेज लोग, ठीक है। और उनके पास अगर 20 कट्ठा खेत है तो 3 कट्ठा में नील की खेती करना है, नहीं कीजिएगा आपको अत्याचार सहना ही होगा, नहीं तो बारह मारते थे, ठीक ना। और एक बार जहाँ पे अगर खेती हो गया नील का बाबू लोग, तो वो ज़मीन क्या है तो बंजर हो जाता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, साग सब्जी से लेकर खाने पीना का जो भी सामान हो जाए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज़मीन बहुत बंजर हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है तो भूमि पर नील की खेती करनी होती थी 3 कट्ठा खेती पर, ठीक है। चलिए इसी प्रणाली के विरोध में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। इसी के विरोध में क्या किए थे, इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह विद्रोह किए थे, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे प्यारे बाबू लोग, ठीक ना। अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अगर पढ़ते ना प्यारे बाबू, विश्वास कीजिए आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में टकराएगा। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी हम क्वेश्चन आपको अभी से पढ़ा रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रटते चलिए, रिविजन करते चलिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा एक बार। सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, लाइक अभी नहीं किए, सभी प्यारे एक बार लाइक कर दीजिए तो जल्दी से, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है तो लाइक तो करना फर्ज है बाबू, नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाइए सीके सोनन क्लासेस से, ठीक है। चलिए समझिएगा यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए। चलिए अस्थायी बंदोबस्त से जो है ना कंपनी को क्या लाभ हुए हैं ये आपको बताना है। देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है, 9 में, 12 में, 13, 15, 16, मतलब लगातार पूछा ही जा रही है प्रश्न, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा प्यारे बाबू लोग, ठीक है। चलिए समझिएगा यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त के लाभ निम्न हैं। अस्थायी बंदोबस्त के लाभ क्या है तो निम्न है, जिसमें से आप लोग का पहला आ जाएगा, अस्थायी बंदोबस्त होने से सरकार की आय निश्चित हो गई है। देखिए अस्थायी बंदोबस्त होने से क्या तो सरकार की आय जो है ना निश्चित हो गई है कि हाँ वह इतना साल तक मतलब इस पद पर खड़ा हो सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा में लिखा गया है बार बार बंदोबस्त करने की परेशानी से सरकार को छुटकारा मिल गया है। बार बार बंदोबस्त, ठीक है, करने की परेशानी से क्या है तो सरकार को एकदम छुटकारा मिल गया, यानी उनको अब कोई टेंशन ही नहीं रह गया है। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे 3 में कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त के होने से जमींदारों को लाभ हुआ। अस्थायी बंदोबस्त होने से क्या है तो जमींदारों को बहुत लाभ हुए हैं, अतः वह सरकार के स्वामी भक्त बन गए हैं। अतः वह क्या है तो सरकार के मान लीजिए कि वह स्वामी भक्त ही बन गए हैं, ठीक है। उन्होंने 1857 के विद्रोह में सरकार का पूरी तरह साथ दिया था। उन्होंने क्या, जमींदारों लोगों ने 1857 के विद्रोह में क्या तो सरकार का पूरी तरह से साथ दिए थे, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त हो जाने से सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारी अधिक समय मिलने के कारण लोक कल्याण के कार्य कर सकते थे। क्या है, अस्थायी बंदोबस्त हो जाने से क्या है, सरकारी कर्मचारी जो होता है ना तथा अधिकारी अधिक समय मिलने के कारण क्या है लोक कल्याण के कार्य कर सकते थे, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हम आप लोग को सिर्फ 6 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर आप इस 6 क्वेश्चन को याद कर लेते बाबू लोग तो आपको यहाँ से कम से 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ये कंफर्म है, ठीक है। जरूर याद कर लीजिएगा। और इसी प्रकार का आप लोग का डेली क्लास चलेगा। तो ये पार्ट आप लोग का 1 था, पार्ट 2 के लिए प्यारे बाबू लोग आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम जल्द ही पार्ट 2 लाएंगे और इसी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी प्यारे एक बार क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है बाबू लोग। और पीडीएफ के लिए आप लोग को किस नंबर पर मैसेज करना है तो 962 18 834। नए बच्चे हैं बाबू तो व्हाट्सएप पर क्या लिखिएगा, सर हमें पीडीएफ के लिए ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करना है साथ ही साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखिएगा।